नमस्कार साथियों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। साथियों, हमने लास्ट क्लास में जो है भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक के बारे में देखा था, संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में। साथियों, उसके बाद हमने जो है राज्य गठन से संबंधित जो महत्वपूर्ण आयोग जो बने थे उसके बारे में हमने देखा था। साथियों, हमने देखा था कि जो आर्टिकल 1 में किस तरीके से जो है संसद को जो है पावर दिया गया है भारत संघ के अंदर में राज्यों को जो है नए राज्यों का सृजन करने, मतलब भारत में जो उपस्थित राज्य हैं उनसे नया राज्य बनाने का। आर्टिकल 2 में जो है नए राज्यों का सृजन तो पावर संसद को ही है, लेकिन वे जो राज्य हैं ऐसे राज्य होंगे जो भारतीय भूभाग के हिस्से में नहीं है। अर्थात जो है देखा जाए तो भारत जो है एक संप्रभु राष्ट्र है और जो है अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत जो है दूसरे देशों को जो है या दूसरे भूभाग के राज्यों को जो है अपने क्षेत्रों में अधिग्रहित करने का पावर इसको मिलता है। तो जो सेकंड नंबर आर्टिकल था वो कहीं ना कहीं विदेशी भूभागों को जो है समर्जन से संबंधित था। आर्टिकल 3 जो था उसमें जो बताया गया है कि भारत के अंदर जो राज्य हैं उनके निर्माण से संबंधित था, नए राज्यों के संबंध में। और आर्टिकल 4 में जो है बताया गया स्पष्ट शब्दों में कि आर्टिकल 2-3 के अंतर्गत जो भी राज्य बनेंगे उसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही हमने समितियों के बारे में देखा था, जेपीवी समिति के बारे में देखा था, दार आयोग के बारे में देखा था, एक फजल अली आयोग के बारे में देखा था। साथियों, फजल अली आयोग जैसे ही हमने शुरू किया था वहां पे जाकर के हमारी जो है क्लास समाप्त हो गई थी। साथियों, आइए हम फिर से जो है फजल अली आयोग पे देखते हैं कि ये कौन सा आयोग था और इसने क्या सिफारिश किया था। साथियों देखिएगा, फजल अली आयोग का जो है गठन जो है दिसंबर 1953 में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वे थे फजल अली। और फजल अली जो है उनका जो मांग था वो ये था कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है राज्यों का गठन होना चाहिए। इसने भी कहीं ना कहीं भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को जो है नकारा था। आइए देखते हैं इनके बारे में। देखिएगा, पहला जो है गठन इनका 1953 में हुआ था दिसंबर में। इसके अध्यक्ष जो थे फजल अली थे और इसके जो 2 सदस्य थे के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू उनका नाम था। सदस्यों के बारे में भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये आयोग ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण आयोग है, पूछे जाते हैं इनसे संबंधित प्रश्न। इसके सदस्य थे के.एम. पणिकर और दूसरे सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू। इनकी सिफारिश थी, ध्यान रखिएगा, किसी भी राज्य के पुनर्गठन में भारत की एकता व सुरक्षा को प्रमुखता दी जानी चाहिए। किसको जी? भारत की एकता व सुरक्षा को जो है प्रमुखता दी जानी चाहिए। दूसरा इनका जो ओपिनियन था, देखिएगा, प्रशासनिक, वित्तीय एवं आर्थिक परिस्थितियों को जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता राज्य पुनर्गठन के समय में। अब देखिएगा, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता, इनके मतलब ओपिनियन में कहीं ना कहीं भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता को जो है इन्होंने थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू किया था, इनका नजर था उसमें। अब देखिएगा, इनकी अनुशंसा थी 16 राज्य एवं 3 संघ शासित क्षेत्रों के लिए इन्होंने अनुशंसा किया था। मतलब इनका मांग था 16 राज्य और 3 जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाए जाने चाहिए। देखिएगा, नोट में ध्यान दीजिएगा, सरकार के द्वारा 1956 में अनुशंसाओं में कुछ परिवर्तन करते हुए सिफारिशों को स्वीकार किया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ था। कितने जी? ये ध्यान रखिएगा, इसने कितने की अनुशंसा की थी ये भी महत्वपूर्ण है। और इनकी अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों का जो है गठन किया गया था ये भी महत्वपूर्ण है। तो इनके अनुशंसा पर जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की जो है गठन किया गया था। साथियों ध्यान रखिएगा, इसी 14 राज्यों के आधार पर जो है 1 नवंबर 1956 के दिन हमारे मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। और हमारा जो मध्य प्रदेश है 1956 के पहले सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का भाग हुआ करता था। मतलब देश की आजादी के समय सेंट्रल प्रोविंस का भाग होता था हमारा मध्य प्रदेश। सेंट्रल प्रोविंस का जो गठन है वो जो है 1861 में पहली बार किया गया था
और बाद में जो है बरार क्षेत्र को शामिल कर लिया गया था। बरार जो है तेलंगाना क्षेत्र को बरार बोला जाता है, तेलंगाना प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से को मिलाकर के बरार बोला जाता है। तो बरार जो प्रांत था उसको अपने सेंट्रल प्रोविंस के साथ शामिल कर दिया गया था 1862 में। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार होने के बाद जो हमारा मध्य प्रदेश जो वर्तमान का है वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के हिस्से में शामिल हो गया था। और जब जो है फजल अली आयोग के अनुशंसा के आधार पर जब राज्यों का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, जब 14 राज्य गठित किए गए, उस दिन जो है मध्य प्रदेश जो है स्वतंत्र होकर के क्या बना था जी, अलग से राज्य बना था। मतलब आजादी के समय यह प्रश्न भी पूछा जाता है, जब देश आजाद हो रहा था तो मध्य प्रदेश किसके हिस्से में था? तो मध्य प्रदेश उस समय सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के भाग में आता था। और देश की आजादी के बाद मतलब 1956 में जो है मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और 1956 से लेकर के सन 2000 1 नवंबर 2000 तक छत्तीसगढ़ राज्य जो था वो मध्य प्रदेश का हिस्सा बना रहा। मतलब 44 वर्षों तक जो है छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था जी? मध्य प्रदेश का हिस्सा था। और 1956 के पहले जो है छत्तीसगढ़ राज्य जो था वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का भाग हुआ करता था। देखिएगा साथियों, 1956 के बाद बनाए गए जो राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं उनके देखिएगा, उनके बारे में कई बार पूछा जाता है इसके क्रम को। देखिएगा 1960 में पहली बार जो है महाराष्ट्र और गुजरात जो है अलग हुए थे। साथियों ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं ये भाषाई आधार पर ही अलग हुए थे महाराष्ट्र और गुजरात। और इनकी मात्र जो राज्य थी वो मुंबई थी। मुंबई पहले जो प्रेसिडेंसी क्षेत्र होते थे, कलकत्ता, मद्रास और बंबई जो थे, 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे। और बंबई जो क्षेत्र था, बंबई से किसको अलग किया गया था जी? गुजरात जो है अलग राज्य बना था। उसके बाद देखिएगा साथियों, अगला जो राज्य का नाम आता है वो है दादर नागर हवेली। इसका जो गठन है ध्यान रखिएगा 10वें संविधान संशोधन 1961 में किया गया था। ध्यान रखिएगा साथियों, दादर नागर हवेली, गोवा और दमन दीव ये देश की आजादी के बाद भी किनके अड्डे बने हुए थे जी? पुर्तगालियों के। यहां पर आजादी के बाद भी क्या है? पुर्तगालियों का कब्जा था। तो बाद में पुलिसिया कार्यवाही करके इन पुर्तगालियों को यहां से खदेड़ा गया और दादर नागर हवेली और जो है गोवा और दमन दीव राज्यों का क्या किया गया? गठन किया गया था। तो दादर नागर हवेली जो है 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का क्या दिया गया? इनको दर्जा दिया गया था। अब देखिएगा अभी मतलब कुछ ही साल पहले दादर नागर हवेली दमन दीव को क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया था। अब देखिएगा तीसरा, गोवा और दमन दीव, यहां पर भी पुर्तगालियों का कब्जा था। 1961 में पुलिस कार्यवाही की गई और पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया गया। इसका जो गठन है 12वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इसको दिया गया था। अब देखिएगा 56वें संविधान संशोधन, इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, आईएमपी है ये। 56वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। गोवा आज के डेट में एक पूर्ण राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि गोवा किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया गया था? तो 56वें संविधान संशोधन में माना गया था इसको। साथियों अगला राज्य है पुडुचेरी या पांडिचेरी जिसको अपन बोलते हैं। ये जो है 1962 में जो है अलग हुआ था। ये आजादी के बाद भी फ्रांसीसियों के कब्जे में था। यहां पर भी पुलिस कार्यवाही की गई और फ्रांसीसियों को यहां से खदेड़ा गया और पूर्ण रूप से ये भारत का क्या बन गया जी? केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 1954 में फ्रांस जो है भारत को सुपुर्द किया और गठन जो है 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश का क्या दिया गया जी? दर्जा दिया गया। किसे? पुडुचेरी को। साथियों अगला जो हमारा राज्य है वो है नागालैंड राज्य। देखिएगा नागालैंड राज्य जो है 1962 में जो है इसको क्या किया गया जी? अधिग्रहित किया गया। और 1964 में जो है असम से पृथक होकर नागालैंड का निर्माण हुआ। मतलब नागालैंड की मातृ राज्य क्या था जी? असम था। असम से अलग होकर के नागालैंड राज्य बना। अब उसके बाद देखिएगा हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, ये हरियाणा और चंडीगढ़ को क्या बोला जाता है जी? जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? जुड़वा राजधानी। ध्यान रखिएगा ये हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश
3 राज्य अलग हुए थे। कब? 1966 में। किस राज्य से अलग हुए थे? पंजाब राज्य से। देखिएगा, पंजाब को विभाजित करके, किसको? पंजाब को विभाजित करके हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया था। उसके बाद देखिएगा, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये 1969 में क्या बने थे? स्वतंत्र राज्य बने थे। ये 22वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा मेघालय को पूर्ण राज्य बनाया गया था। अब देखिएगा, ये मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, मतलब कितने राज्य हो गए? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, मतलब 4 राज्य। साथियों ध्यान रखिएगा, असम से ये चारों राज्य जो है अलग होकर के नए राज्य बने थे। मतलब असम जो है सबसे पुराना राज्य था उस पूर्वोत्तर क्षेत्र में, और असम से जो है ये चारों राज्य जो है अलग हुए थे, जिसमें जो 3 राज्य थे 1969 में अलग हुए थे, और एक नागालैंड जो है 1964 में जो है असम से अलग हुआ था। साथियों अगला जो स्टेट है सिक्किम। सिक्किम राज्य जो है, देखिएगा, ये भारत के भारतीय भूभाग में शामिल ही नहीं था, और इस राज्य का जो निर्माण है आर्टिकल 2 के द्वारा किया गया था। देखिएगा, ये जो है 36वें संविधान संशोधन में 1975 द्वारा सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था, और उसके पहले 35वें संविधान संशोधन में इसको सह राज्य बनाया गया था भारत का। कौन सा राज्य बनाया गया था जी? भारत का सह राज्य बनाया गया था। किसको? सिक्किम को। अब देखिएगा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये तीनों राज्यों का जो है गठन कब हुआ था? 1987 में हुआ था। देखिएगा, वर्ष 1987 में जो है मिजोरम को कौन सा राज्य बनाया गया जी? 23वां राज्य बनाया गया, और 1987 में अरुणाचल प्रदेश को जो है 24वां राज्य का दर्जा दिया गया था, और 1987 में ही जो गोवा था उसको 25वें राज्य के रूप में दर्जा मिला था। और उसके बाद जो है हमारा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन है वो 1 नवंबर 2000 को किया गया था, और उसके ठीक बाद उत्तराखंड का गठन जो है 9 नवंबर 2000 को किया गया था, और झारखंड राज्य का जो गठन है 15 नवंबर 2000 को किया गया था। मतलब कहना चाहिए ये तीनों राज्यों का जो गठन है वो सेम एक ही ईयर में हुआ है, सन 2000 में, और एक ही मंथ में हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के गठन के साथ साथ में कौन कौन से राज्य बने थे जी? उत्तराखंड और झारखंड जो है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ में ही पृथक हुए थे। अब देखिएगा साथियों, तेलंगाना राज्य जब बना था उस समय साथियों ध्यान रखिएगा, ये राज्य का गठन जो है बहुत ही ज्यादा संसद में बहुत ज्यादा स्थिति, मतलब विवादित स्थिति बन गया था। बहुत झूमा झटकी की स्थिति बन गई थी जब तेलंगाना राज्य जो है अलग हो रहा था। तो तेलंगाना राज्य का जो निर्माण है, ध्यान रखिएगा, वित्त विधेयक के द्वारा किया गया था। तेलंगाना राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया था जी? वित्त विधेयक के द्वारा किया था। और जून 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से जो है ये अलग होकर के एक स्वतंत्र राज्य बना था, और यह भारत का 29वां राज्य है। कौन से क्रम का राज्य था जी? ये भारत का 29वां क्रम का राज्य था। उसके बाद देखिएगा, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। 69th अमेंडमेंट, 69वां संविधान संशोधन बोला जाता है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या किया गया था जी? घोषित किया गया था। यह पूछा जाता है दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन में बना था? तो ध्यान रखिएगा, 69वां संविधान संशोधन में दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। साथियों देखिएगा, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त पाने वाले कुछ राज्य। साथियों ध्यान रखिएगा, किसी भी राज्य को भारत सरकार विशेष राज्य का दर्जा तभी देती है जब वो राज्य जो है कहीं ना कहीं सामरिक दृष्टिकोण या सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये 3-4 राज्य जो हैं वो सामरिक दृष्टिकोण या सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे जम्मू कश्मीर वाला एरिया पाकिस्तान से लगा हुआ है, एक प्रकार से देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा भी कहीं ना कहीं चाइना बॉर्डर से लगी हुई है। तो यह तो सामरिक दृष्टिकोण को जो है उसमें शामिल किया जाता है विशेष दर्जा देने के लिए। यह तो पहाड़ी वनांचल दूरस्थ क्षेत्र जहां पर सुविधाएं आसानी से ना पहुंच पाए
ऐसे करके उसको फोकस किया जाता है, या कहीं ना कहीं आर्थिक आधार पर भी क्या किया जाता है जी, राज्यों को विशेष राज्य या विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। आइए इसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जिसमें जो विभिन्न राज्यों को भारत सरकार विशेष राज्य का दर्जा देती है। देखिएगा, इसमें राज्य के पर्वतीय एवं दुर्गम रास्ते से उत्पन्न स्थितियां हैं, कम आबादी वाले क्षेत्र हैं, राज्य की सामरिक स्थिति है, आर्थिक एवं ढांचागत सुविधाओं की दृष्टि से राज्य का पिछड़ापन है। देखिएगा, विशेष दर्जा प्राप्त वाले जो राज्य हैं, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से राज्यों को जो है भारत सरकार ने विशेष दर्जा जो है प्रदान किया हुआ है। देखिएगा, पहला नंबर है असम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है हिमाचल प्रदेश, पांचवा नंबर आता है मणिपुर का, छठवां मेघालय, सातवां है त्रिपुरा, 8th है सिक्किम, 9th है मिजोरम, 10th नंबर है अरुणाचल प्रदेश और 11th नंबर है उत्तराखंड। साथियों, ये जो 11 राज्य हैं, आपको देख करके समझ में आ गया होगा, लगभग ये 11 राज्य जो है कहीं ना कहीं उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र से लगे हुए सीमा है। इसका रीजन आप समझिएगा, ये तो 2-3 स्टेट हैं जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। उसके अलावा जैसे असम हो गया, ये आपका मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड का हिस्सा हो गया। ये दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है जी, बसे हुए हैं, इनकी जो बसाहट हुई है बहुत हाइट पर है। ये एरिया ही जो है क्या है, पहाड़ियों पे बसा हुआ एरिया है, जहां पे प्रशासनिक सुविधाएं जो है जल्दी से नहीं पहुंच पाती। इस कारण जो है भारत सरकार ने इन क्षेत्रों को क्या दिया है जी, विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है। अब देखिएगा, जो विशेष राज्य के जो दर्जे जिन राज्यों को दिया जाता है उनको क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं, ध्यान दीजिएगा। विशेष राज्यों के दर्जे वाले राज्यों को केंद्र से विशिष्ट आर्थिक सहायता या आर्थिक वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे राज्यों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में जो होता है 90% अनुदान होता है। कितना अनुदान होता है जी, 90% अनुदान होता है और 10% जो होता है ऋण होता है। मतलब ध्यान रखिएगा, जैसे विशेष दर्जा प्राप्त वाले जो राज्य हैं उनको भारत सरकार अगर 100 रुपए देती है तो उसमें का 90% जो होता है वो क्या होता है, अनुदान के रूप में देती है, और 10% जो होता है वो भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला क्या होता है जी, ऋण होता है, कर्ज होता है। अब देखिएगा, राज्यों को जो है विशेष दर्जा का उपक्रम, ध्यान रखिएगा, गॉडगिल फार्मूले के आधार पर जो है शुरू किया गया था। कौन से फार्मूले के आधार पर जी, गॉडगिल फार्मूले के आधार पर दिए शुरू किया गया था। AIMP है, ध्यान रखिएगा। राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने की शुरुआत जो है कौन से फार्मूले से चालू किया गया था, गॉडगिल फार्मूले से चालू किया गया था। साथियों ध्यान दीजिएगा, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भाग 2, और भाग 2 में जो बताया गया है वो है नागरिकता। नागरिकता भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा अंग है साथियों। मतलब नागरिकता के बिना अपन यहाँ पे किसी प्रकार की कोई बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। तो भारत देश में सिर्फ भारतीय ही नहीं रहते हैं, यहाँ विदेशी भी आते हैं, हर प्रकार के लोग आते हैं। लेकिन बेसिकली नागरिकता या नागरिक क्या है, देखिए कुछ चीजें होती हैं। पहला नंबर तो अगर अपन मान लें, व्यक्ति। अब व्यक्ति में पुरुष भी आ जाते हैं, महिला भी आ जाते हैं। अब व्यक्ति 2 प्रकार के होंगे जी, एक तो होंगे नागरिक, एक होंगे क्या जी, गैर नागरिक। भाई अगर भारत में कोई चीन का आदमी आएगा तो वो भी व्यक्ति ही है ना जी। तो व्यक्ति 2 प्रकार के होंगे, एक होंगे नागरिक और दूसरे होंगे गैर नागरिक। अब देखिएगा, नागरिक किसे कहा जाता है, भारत का हर वो व्यक्ति नागरिक है जिसको भारत की राजनैतिक कार्यकलापों में हिस्सा लेने का अधिकार है। किसमें, राजनैतिक क्रियाकलापों में
हिस्सा लेने का अधिकार। राजनीतिक क्रियाकलाप मतलब जैसे आपके पास वोटिंग करने का अधिकार हो, आपके पास चुनाव लड़ने का अधिकार हो, मतलब आप भारतीय लोकतंत्र में आप शामिल होने के अगर भागीदारी रखते हैं या आप योग्यता रखते हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। जैसे अगर आपके पास वोटर आईडी बना हुआ है, तो अगर आपके पास वोटर आईडी है मतलब आपके पास मतदान का अधिकार है भारत में, तो आप भारत के नागरिक हो गए। अगर आपके पास वोटर आईडी, अगर कोई चीन का आदमी 15 दिन के लिए घूमने आएगा तो उसके पास वोटर आईडी थोड़ी आ जाएगा जी, तो वो क्या हो गया, भारत का गैर नागरिक है। गैर नागरिक है, लेकिन वो किस में आया है, वीजा के आधार पे आया हुआ है। अब वीजा का एक टाइम लिमिट होगा कि 15 दिन के लिए है, महीना दिन के लिए, तो जितना उसका ड्यूरेशन होगा उस ड्यूरेशन तक वो इंडिया में रहेगा, स्टे करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर वो वापस नहीं जाता है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है जी, उसके ऊपर कार्यवाही कर सकती है कि आपका ड्यूरेशन जो है इतने समय के लिए था, अब इतने समय के बाद भी आप रुके हुए हो, तो क्यों रुके हुए, उसको कारण बताओ, नोटिस जारी किया जा सकता है। या फिर उस देश की एम्बेसी क्या करेगी, भारत सरकार को जवाब देगी कि इसका समय समाप्त होने के बाद भी ये क्यों रुका हुआ है। लेकिन भारतीय जो नागरिक हैं जिनको यहाँ के लोकतंत्र पे हिस्सा लेने का अधिकार होता है वो पूर्ण नागरिक होते हैं जी, ध्यान रखिएगा। और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है जी। एकल नागरिकता इन द सेंस, ध्यान रखिएगा, केंद्र और राज्य, यहाँ पे दो अवधारणा है। संघ शासित हमारा देश जो है क्या है जी, राज्यों का संघ है, लेकिन यहाँ पे नागरिकता अलग अलग नहीं होगी जी। मतलब इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब जैसे मैं छत्तीसगढ़ का व्यक्ति हूँ तो मेरे लिए छत्तीसगढ़ की अलग नागरिकता होगी और भारत देश के लिए अलग नागरिकता होगी, तो ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है संविधान में। भारत देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, एक नागरिकता का प्रावधान है, और हम सभी व्यक्ति जो है पूरे जहाँ पे भी रह रहे हैं भारत देश के किसी भी राज्य में, हम भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। हम छत्तीसगढ़ के भली पीपल हैं, लेकिन हमारी नागरिकता क्या है जी, सिटीजनशिप हमारी क्या है, इंडियन है। हमारी नागरिकता क्या है, मूलतः इंडियन है, और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आइए साथियों, इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जिसको अपन जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, नागरिकता मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। नागरिक केवल ऐसे ही व्यक्ति को कहा जा सकता है जो राज्य की राजनीतिक सदस्यता प्राप्त करता हो। राजनीतिक सदस्यता का मतलब होता है या तो वो वोट देने के अधिकार रखता हो, या तो निर्वाचन में चुनाव लड़ने का अधिकार रखता हो, निर्वाचन में खड़े होने के लिए मतलब प्रत्याशी बनने की योग्यता रखता हो, और वह राज्य के प्रति स्थायी एवं निष्ठा भाव रखता हो। नागरिकता कुछ दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करती है। ध्यान रखिएगा, नागरिकता जो है कुछ दायित्व, कुछ अधिकार, कुछ विशेषाधिकार क्या करती है जी, प्रदान करती है। सभी लोक पदों के द्वार नागरिकों के लिए खुले होते हैं। लोक पदों का मतलब ध्यान रखिएगा, अगर हम भारत के नागरिक हैं तो भारत सरकार हमको बहुत सारी छूट देती है भारत में। अब मैं छोटा सा एग्जांपल ही बात कर लूं कि अगर मेरे को सीजी व्यापम का पेपर देना है, या मध्य प्रदेश पीएससी का देना है, या उत्तराखंड पीएससी या झारखंड पीएससी, कोई भी एग्जाम अगर मेरे को देना है, तो मैं किसी भी राज्य में जाकर के परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकता हूं ना जी, कोई रोक सकता है क्या? लेकिन अगर कोई ब्रिटेन का आदमी आके बोलेगा कि मेरे को सीजी पीएससी देना है, तो उसको हम कैसे परीक्षा देने देंगे, क्योंकि उसकी नागरिकता ही नहीं है, उसकी सिटीजनशिप ही नहीं है यहाँ। या अगर कोई बोलता है कि मैं यहाँ इस क्षेत्र के विधानसभा से या छत्तीसगढ़ का सीएम बनना चाहता हूँ, कोई यहाँ के विदेशी व्यक्ति बोलता है, तो उसको हम छत्तीसगढ़ का सीएम बनने कैसे दे देंगे, कि उसकी सिटीजनशिप ही नहीं है यहाँ की। ठीक है, तो और ध्यान रखिएगा, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं जी। नागरिकता जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। व्यक्ति दोनों कहलाएंगे, जो भारतीय हैं वो भी व्यक्ति हैं और जो विदेशी हैं वो भी व्यक्ति हैं। तो व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक नागरिक होगा और एक गैर नागरिक होगा। लेकिन नागरिक वही होगा जिसको भारत देश के राजनीतिक क्रियाकलापों पे हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त होगा। साथियों ध्यान रखिएगा, भारत पे नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो दिया गया है वो किसी भी राज्य के विधानसभा को नहीं दिया गया है। ये पावर दिया गया है किसको जी? संसद को दिया गया है। संसद जो है नागरिकता के संबंध में जो भी कानून बनाती है, या नागरिकता किसी की देना है या नागरिकता किसी की छीनना है, तो ये जो है किसके हाथ में है जी? ये भारतीय संसद के हाथ में है। मतलब केंद्र सूची का विषय है ये, संघ सूची का। देखिएगा, भारत में जो है ब्रिटेन के समान जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। किसके समान जी? ब्रिटेन के समान। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा।
ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता, मतलब पूरे भारत देश के लिए वह एक नागरिक होगा। ऐसा नहीं कि वो मध्य प्रदेश के लिए अलग नागरिक होगा, छत्तीसगढ़ के लिए अलग नागरिक होगा, महाराष्ट्र के लिए अलग नागरिक होगा, भारत संघ के लिए अलग नागरिक होगा, ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है भाई, ध्यान रखिएगा। एकल नागरिकता मतलब एक देश और एक नागरिक की अवधारणा यहां पर रखी गई है। देखिएगा आर्टिकल जो 10 है वो किसी नागरिक के नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अलावा किसी अन्य प्रकार से नहीं छीना जा सकता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ का निवासी हूं, तो अगर मेरा मान लो अगर कोई नागरिकता राज्य का कोई बड़ा नेता या कोई अधिकारी मेरी नागरिकता को अगर छीनना चाह रहा है तो उसकी औकात नहीं है मेरी नागरिकता छीन ले। मेरी नागरिकता सिर्फ संसद ही खत्म कर सकती है देश से, उसके अलावा किसी को भी अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता को समाप्त कर ले। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 11 संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति तथा नागरिकता संबंधित उपबंधों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके तहत जो है संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। यह मोस्ट आईएमपी है, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में। कई बार पूछ चुका है इस 1955 अधिनियम को, याद रखिएगा। 1955 जो है पारित किया गया था। तो साथियों जो है नागरिकता का जो अधिनियम है, नागरिकता संबंध में जो नागरिकता का पावर रखा के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको दिया गया है जी? भारतीय संसद को दिया गया है। और कोई भी व्यक्ति किसी की भी या कोई भी नेता या कोई भी अधिकारी भारतीय नागरिकों की नागरिकता ना तो छीन सकता है और ना तो वो किसी को नागरिकता दे सकता है। मतलब ये इससे संबंध में टोटल जो निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है जी? भारत संघ के पास, भारतीय संसद के पास में है। और जो नागरिकता विषय जो रखा गया है वो संघ सूची का विषय है। इस पर निर्णय लेने का अधिकार जो होता है भारतीय संसद को होता है। साथियों आइए इससे संबंधित जो कुछ प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों पे आइए चर्चा करते हैं अपन। साथियों आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम को पहचानिए और दिए गए कूट के अनुसार जो है उत्तर दीजिए। बताइए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम, क्रम को जमाइए, इसका क्या क्रम आएगा बताइए। पहले बना था कौन जी? आंध्र प्रदेश, बाद में बना है हरियाणा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और लास्ट में बना है सिक्किम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत कथन है? उसको गलत कथन इसमें चूज करना है। चुनिए गलत कथन। ऑप्शन ए है गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी है दीव खंभात की खाड़ी में एक पूर्ण टापू है। दमन और दीव भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन गोवा से अलग हुआ। अगला है दादर नागर हवेली 1954 तक जो है फ्रांसीसियों के कब्जे पे रहा, कॉलोनियल रूल वहां पे लागू था। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। दादर नागर हवेली जो था पुर्तगालियों के कब्जे में था। किनके कब्जे में था? पुर्तगालियों के। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1961। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष किए गए? ए 1947, बी 1951, सी 1956, डी 1966। बताइएगा भाई इसका आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 1956। साथियों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, डी जो है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए जो बिहार है वो विशेष राज्य का दर्जा इसे नहीं दिया गया है। जम्मू कश्मीर को जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है दिया गया है विशेष राज्य का दर्जा, और हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण जो है दिया गया है, और सिक्किम भी कहीं ना कहीं चाइना बॉर्डर से लगा है जो सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको दर्जा, ये तीनों को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, और बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ शासित राज्य बनाए? देखिएगा साथियों, इसका सही आंसर है 14 राज्य व 6 संघ शासित प्रदेश जो है बनाए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। साथियों अगला क्वेश्चन, दिल्ली है एक राज्य, एक स्वायत्त शासित परिषद, एक केंद्र शासित प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। साथियों ध्यान रखिएगा, दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रक्षेत्र घोषित किया गया? इसका सही आंसर है 69th अमेंडमेंट, 69वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। साथियों हिमाचल प्रदेश की मातृ राज्य कौन सी है? बताइएगा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछना चाह रहा है हिमाचल प्रदेश जो राज्य है किस राज्य से पृथक होकर के अलग स्वतंत्र राज्य बना था? साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब से जो है हिमाचल प्रदेश जो है क्या हुआ था जी, अलग हुआ था। साथियों अगला क्वेश्चन है, फजल अली आयोग का जो है गठन कब किया गया था? 1951, 1953, 1955, 1957। साथियों आशा करता हूं इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। साथियों आज जो है हमने देखा कि भारत में जो है एक प्रकार से पुनर्गठन आयोग के तहत कैसे कैसे जो है राज्यों का जो है गठन किया गया था। राज्यों के गठन का क्रम और राज्यों के जैसे मातृ राज्य जो जिन राज्य से अलग होकर के नए राज्य बनते हैं, या भाषाई आधार पर जो गठित हुए राज्य हैं कब कब गठित हुए, उनसे संबंधित जो है परीक्षाओं में प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं। आगे भी उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों तो आज का क्लास अपन यही एंड करते हैं। हमने अगले क्लास में जो है नागरिकता के बारे में, क्या एनआरसी था, क्या सीएए बिल था, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू साथियों।